यूपीएससी CDS 1 2025 PYQs हम लोग कर रहे थे मेंस का। लेट्स आर तो 100 क्वेश्चन तक कर लिए थे। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, इससे पहले अगर आपने पार्ट नहीं देखा तो जाके देखिए, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 101। पर्पज ऑफ फायरवॉल क्या है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज पर्पज ऑफ फायरवॉल? क्या है ये? ऑप्शन नंबर ए है प्रिवेंटिंग अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर via the internet. ऑप्शन बी इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर डेट कैन हार्म द कंप्यूटर. ऑप्शन सी है रिकॉर्डिंग एवरीथिंग डेट इज डन ऑन कंप्यूटर. ऑप्शन डी है रनिंग चेक्स टू प्रिवेंट वायर्स अटैक्स. सो ऑप्शन नंबर 1 सही है, प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर विया द इंटरनेट. क्या है अब ये? ऑप्शन नंबर 1 इसलिए सही है क्योंकि फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस या सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर नेटवर्क्स में आने जाने वाले ट्रैफिक को मॉनिटर करता है। ये एक दीवार की तरह काम करता है जो इंटरनेट से आने वाले किसी भी अनऑथराइज यूज़र या हैकर अनवांटेड एक्सेस को आपके कंप्यूटर में घुसने से रोकता है। ठीक है, दैट्स द रीज़न ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी क्यों गलत है? क्योंकि इंस्टॉलेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर डेट कैन हार्म द कंप्यूटर, ये बिल्कुल उल्टा काम हो गया। हार्म करने वाले सॉफ्टवेयर को हम मालवेयर ट्रोजन कहते हैं। ठीक है, मालवेयर ट्रोजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ दिया हुआ है रिकॉर्डिंग एवरीथिंग डेट इज़ डन ऑन कंप्यूटर। इस तरह से सॉफ्टवेयर जो सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं उन्हें की लॉगर्स क्या कहते हैं? की लॉगर्स कहते हैं या सीपी वेयर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्यों गलत है? रनिंग चेक्स टू प्रिवेंट वायरस अटैक्स, ये काम मुख्य रूप से एंटीवायरस क्या करता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का होता है जो कंप्यूटर के अंदर वायरस स्कैन करता है, जबकि फायरवॉल नेटवर्क वेरिएबल पर ट्रैफिक फिल्टर करती है। अब ये टॉपिक कहाँ से पूछा गया था? तो ये टॉपिक पूछा गया था क्या बेसिक कंप्यूटर अवेयरनेस ICT स्टडी मटेरियल से हैं। ठीक है, जैसे लूसेंट कंप्यूटर बुक से, साइबर सिक्योरिटी इंटरनेट से। ये पहले एग्ज़ाम में मतलब डिफेंस एग्ज़ाम में कंप्यूटर नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी पर हर साल 2 से 3 बार सवाल आते हैं। CDS 1 2020 में पूछा गया था कि मालवेयर क्या होता है। और ऑप्शन NDA में मतलब फिशिंग और रनसोवार पर सवाल था। फायरवॉल एंटीवायरस पर अब तक कम से कम अलग अलग करके 4 बार सवाल पूछा जा चुका है। अब देखो ये करंट अफेयर में बना हुआ था क्या? तो दुनिया भर में रेंसोमवार और AI पावर्ड साइबर अटैक्स बढ़ने के कारण गवर्नमेंट नेटवर्क्स को सेफ रखने के लिए नए साइबर सिक्योरिटी डायरेक्टिव्स जैसे CERT गाइडलाइंस लाते। ये 24 और 25 में चर्चा में रही थी। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत बेसिक डिजिटल लिटरेसी के से सवाल रेगुलर बेस पर बढ़ा रहे थे। ठीक है, अब ये हाउ टू आस्क इन मतलब फ्यूचर इन एग्जाम, तो विच टाइप ऑफ molecule सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी रिकॉर्ड्स की स्ट्रोक्स on your keyboard to steal password and credit card details. ऑप्शन नंबर ए ransomware, ऑप्शन बी है साइबरवेयर की लॉगर, ऑप्शन सी है फायरवॉल, ऑप्शन नंबर डी है वॉर्म। सो ऑप्शन नंबर बी सही है, स्पीकी वार की लॉकर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 102 ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? सो ऑप्शन नंबर ए है स्पीड सीट, ऑप्शन नंबर बी ऑटो कार्ड, ऑप्शन नंबर सी है MS पावर पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी है लिंकर। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, लिंकर, बिकॉज इट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, देख लो क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए एंड यूज़र हमारे और आपके लिए बनाए जाते हैं। जैसे स्प्रेडशीट
एक्सेल डाटा प्रोसेसिंग के लिए, ऑटोकाड इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग के लिए, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। इसलिए ए बी सी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल, लिंकर के एक सिस्टम लेवल यूटिलिटी प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल कंप्लेसर द्वारा जनरेट किया गया अलग अलग ऑब्जेक्ट फाइल्स को ऐप्स में लिंक जोड़कर सिंगल मतलब एक्सक्यूलेटिव EXE फाइल्स में बदलता है ताकि कंप्यूटर उसे चला सके। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग टूल एक पार्ट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं। सो ऑप्शन नंबर डी हमेशा सही है, क्योंकि हमारा सही है, क्योंकि ये नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूछा गया है, ठीक है। अब देखो ये टॉपिक कहाँ से पूछा गया था। ये टॉपिक पूछा गया है कहाँ से पूछा गया है, कंप्यूटर फंडामेंटल से, NCERT क्लास 11 कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस चैप्टर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये पहले प्रीवियस में सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशन क्लासिक स्टैटिक क्वेश्चन CDS 1 2018 में पूछा गया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का सॉफ्टवेयर है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और अब CDS 2021 में पूछा गया था कि कंप्लेयर और इंटरप्रेटर पर सवाल आया था। ये सवाल कम से कम 3 बार रिपीट हो चुके हैं। लॉजिक टू ट्रिक टू सॉल्व इन एग्ज़ाम। तो इन चारों ऑप्शन को नॉर्मल यूजर्स के नज़रिए से देखिए। स्प्रेडशीट मतलब MS एक्सेल, ऑटोकाड और पावर पॉइंट के बारे में लगभग हर स्टूडेंट ने सुना होता है कि लोग इन पर काम मतलब अपना काम करते हैं, लेकिन लिंकर कोई आम आदमी डेली यूज़ नहीं करता। ये प्रोग्रामिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बैक्ड के में काम करता है, जो सबसे अलग बैक्ड यूटिलिटी लगे वाली सिस्टम यूटिलिटी को सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। सो ये हाउ टू आस्क इन फ्यूचर इन एग्जाम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, that directly manage computer hardware and software resources. ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम लिंक लाइक विंडोज लिनक्स, ऑप्शन बी है वेब ब्राउज़र, ऑप्शन सी है एडोब फोटोशॉप, ऑप्शन डी है VLC मीडिया प्लेयर। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 103 मेलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। Which among the following is a malicious software? Option A hacking, option B password cracking, option number C Trojan horse, option number D firewall. So option number C is right, Trojan horse है। malicious software मतलब malware, ठीक है, का मतलब होता है कोई भी, क्या मतलब होता है, कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के या डाटा चुराने के लिए बनाया गया हो, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा धोखेबाज मॉलवेयर है जो ऊपर से बिल्कुल सेफ या यूज़फुल सॉफ्टवेयर दिखता है, जैसे कोई फ्री गेम या यूटिलिटी ऐप, लेकिन जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करते हैं ये बैकएंड में आपके कंप्यूटर को कंट्रोल हैकर को दे देता है या डाटा चुरा लेता है। तो भूल से भी इसको इंस्टॉल करने की गलती मत करना। ऑप्शन नंबर 1 क्यों गलत है, क्योंकि हैकिंग ये सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये एक्टिविटी प्रोसेस, ठीक है जिसमें किसी कंप्यूटर सिस्टम का अनऑथराइज एक्सेस लिया जाता है। ऑप्शन बी पासवर्ड क्रैकिंग, ये एक टेक्निक या मेथड है जिसका यूज़ करके पासवर्ड को क्रैक गेस ब्रेक किया जाता है। इसमें सॉफ्टवेयर टूल्स यूज़ होते हैं, पर यह खुद एक बोर्ड मेथड है। ऑप्शन डी फायरवेल, ये एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म सॉफ्टवेयर है जो उल्टा मालवेयर और हैकर्स के आपके कंप्यूटर को बचाता है प्रोटेक्टिव टूल से, ठीक है, प्रोटेक्टिव टूल से। तो ये पूछा गया था टॉपिक NCERT क्लास 11 कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस कंप्यूटर साइबर सेफ्टी और साइबर सिक्योरिटी से। तो ये पीछे पहले भी पूछा जा चुका है PYQs में। साइबर सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजी UPSC का बहुत ही फेवरेट सेक्शन है। CDS 2019 से पूछा गया था कि रैंसमवेयर क्या होता है, और CDS 2021 में
वार्म और वायरस के बीच का अंतर पूछा गया था। मेलिशियस सॉफ्टवेयर पर लगभग 4 से 5 बार अलग अलग फॉर्मेट में सवाल आ चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं। अब ट्रिक टू सॉल्व इन एग्ज़ाम, आपका अगर आपको एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं पता तो ऑप्शन के नेचर को देखिए। हैकिंग और पासवर्ड क्रैकिंग दोनों एक्शंस या काम हैं। इन वर्ड्स मतलब फायरवेल एक प्रोटेक्शन डिवाइस है, बचा सिर्फ ट्रोजन हॉर्स जो कि एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर मालवेयर प्रोग्राम का काम है। इस नाम की मतलब उत्पत्ति पुरानी ग्रीक ट्रोजन वॉर की कहानी से हुई, जहाँ लड़की मतलब लकड़ी के घोड़े के अंदर सैनिक छुप कर से मतलब शहर में घुसे थे। ठीक वैसे ही ये सॉफ्टवेयर यूज़फुल दिख कर कंप्यूटर में घुसता है। ठीक है, अब ये टॉपिक क्या करंट में बना हुआ था, तो 2023 से लेकर के 2025 के दौरान बैंकिंग ट्रोजन्स जैसे एन्यूबिश और चेमिलियन और मोबाइल ट्रोजन्स के नए वेरिएंट्स ने एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस पर बड़े अटैक्स किए, जिसके चलते CERT इन इंडिया मतलब इंडियन कंप्यूटर एनर्जी रिस्पांस टीम ने कई बार नेशनल एडवाइजरी और वार्निंग डेट्स जारी की है। ठीक है, अब देखो हाउ टू आस्क इन फ्यूचर इन एग्जाम, तो विच टाइप ऑफ मेलिशियस सॉफ्टवेयर सेल्फ रिप्लेस मतलब replicates and spreads across network without needing any human intervention or attaching itself to an exacting program। ऑप्शन ए है ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी है कंप्यूटर वॉर्म्स, ऑप्शन है सी है स्पीवीवेयर, ऑप्शन नंबर डी है लॉजिक बॉम्ब। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, कंप्यूटर वॉर्म्स बिना किसी ह्यूमन फाइल्स के खुद को मल्टीपल करके नेटवर्क स्लो कर देता है। ठीक है, कहीं कहीं गड़बड़ा जाते हैं क्योंकि बहुत देर से पढ़ते हैं तो थोड़ा सा लड़खड़ाना बनता है। ठीक है, कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर है 104, कंसेप्ट ऑफ मल्टीमीडिया। व्हाट इज एन इंटरएक्टिव combinations of text, graphics, video, audio and images terms as। ऑप्शन ए है JPEG, ऑप्शन डी है मल्टीमीडिया, ऑप्शन सी है AVE, ऑप्शन डी है PNG, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट मल्टीमीडिया, क्योंकि मल्टी का मतलब होता है एक से ज़्यादा, मल्टीपल, और मीडिया का मतलब होता है माध्यम, टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट, साउंड, इमेज, एनिमेशंस, वीडियो। जब इन सभी चीज़ों को मिलाकर एक इंटरेक्शन कंप्यूटर सिस्टम बनाया जाता है, जिसे वीडियो गेम्स, इंटरेक्टिंग वेबसाइट्स, एजुकेशन सॉफ्टवेयर, तो उसे हम मल्टी मीडिया कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ऑल गलत क्यों है, ऑल द थिंग्स मतलब A, C और D क्यों गलत है, क्योंकि JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप ये सिर्फ एक इमेज फाइल फॉर्मेट है जो फ़ोटो को कंप्रेस करने के काम आता है। इसमें वीडियो या ऑडियो नहीं हो सकते। ऑप्शन सी AVA ये कोई स्टैंडर्ड मल्टीमीडिया कॉम्बिनेशन टर्म्स नहीं है, बल्कि कॉन्टेक्स्ट में ऑडियो, वर्चुअल आर्ट्स या सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स को मतलब क्या शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, PNG क्यों गलत है, क्योंकि यह पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स ये भी एक इमेज फाइल फॉर्मेट है जो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली हाई क्वालिटी पिक्चर्स के लिए यूज़ होता है। यह टॉपिक पूछा गया था NCERT क्लास 11-12 इंट्रोडक्शन टू IT कंप्यूटर एप्लीकेशंस चैप्टर मल्टीमीडिया एप्लीकेशन से। ये पहले भी पूछा जा चुका है। फाइल एक्सटेंशंस और मल्टीमीडिया बेसिस पर सवाल स्टैंडर्ड में CDS 1 2017 में पूछा गया कि ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन का क्या होता है, और MP3 WAV और NDA 2020 में JPEG और PNG का फॉर्मेट पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूछी गई थी। ये बेसिस अब तक कम से कम 3 बार रूप में आ चुके हैं। ठीक है, अलग अलग रूप में आ चुके हैं। और हाउ मतलब
लॉजिक टू ट्रिक टू सॉल्व इन एग्जाम, सवाल में ही जब छुपा है कॉम्बिनेशंस ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो, यानी बहुत सारे मीडिया टाइप्स एक साथ। बहुत सारे के लिए इंग्लिश का प्रीफिक्स या मल्टी, इसलिए बिना सोचे आप डायरेक्ट मल्टी मीडिया पर निशाना लगा सकते थे। JPEG और PNG तो हम रोज़ मोबाइल में फ़ोटो सेव करते वक्त देखते हैं, तो वो नहीं हो सकते। और ये हाउ टू एग्जाम इन फ्यूचर इन एग्जाम, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल्स फॉर्मेट इज वाइडली यूज फॉर लूजी comparison of digital audio, making it easily to stream and store? Option number A MP3, option number B PNG, option number C HTML, option number D .PDF, ऑप्शन नंबर A .MP3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। क्या है क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ऑप्शन ए है रेप्लिकेट्स ह्यूमन डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन बी स्टोर्स रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी स्टोर्स सिमिलर काइंड ऑफ डाटा फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, ऑप्शन डी है अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट विद मीडिया। ऑप्शन ए सही है, रेप्लिकेट्स ह्यूमन डिसीजन मेकिंग। कैसे? ऑप्शन नंबर ए सही है। तो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का मुख्य मतलब गोल यही है कि ऐसी मशीन्स या सॉफ्टवेयर बनाई जाए जो इंसानी दिमाग की तरह सोच सके, सीख सके, लर्निंग, और सबसे ज़रूरी इंसानी तरह से फैसले ले सके, रेप्लिकेट्स ह्यूमन डिसीजन मेकिंग। ठीक है। ऑप्शन बी क्यों गलत है? क्योंकि स्टोर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, और ऑप्शन सी स्टोर सिमिलर काइंड ऑफ डाटा। ये दोनों आम एक नॉर्मल डाटाबेस BMS या हार्ड ड्रिवन के है। किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए दिमाग या AI की ज़रूरत नहीं होती, एक सिंपल मेमोरी चिप भी ये कर सकती है। ऑप्शन डी क्यों गलत है? अलाउज यूजर्स टू इंटरेक्ट विद मीडिया, ये काम यूज़र इंटरफेरेंस UI मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस का होता है, ना कि AI का कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। दैट्स द रीज़न ऑप्शन नंबर ए सही है। ये टॉपिक पूछा गया था करेंट टेक ट्रेंड्स NCERT क्लास 11 कंप्यूटर साइंस चैप्टर इंजीनियरिंग ट्रेंड्स, टॉपिक AI मशीन लर्निंग डीप लर्निंग से। ये पहले भी पूछा जा चुका है क्योंकि प्रीवियस में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ AI ब्लॉकचेन LOT UPSC के नए पेपर्स के सबसे बड़े हथौड़े हैं। UPSC CSE में 2020 और 22 में AI और वेब 3.0 के एप्लीकेशन पर सवाल आए थे। CDS 2023 में मशीन लर्निंग पर बेसिक स्टेटमेंट पूछा गया था। AI एरिया पिछले 3 सालों में कम से कम 5 बार एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। ठीक है। और क्या ये टॉपिक करंट में बना हुआ था? तो लेट 2023 में ChatGPT गूगल जेमिनी के आने के बाद, ठीक है, 2024, 25 और 26 में जनरेटिव AI और AI रेगुलेशन लॉज जैसे EU AI एक्ट पर पूरे वर्ल्ड में डिस्कशन स्टॉक पर है। भारत सरकार के इंडिया AI मिशन के चलते AI का कोर फंक्शंस हर दूसरे दिन करंट अफेयर्स में रिफ्रेश हो रहे हैं। ठीक है। दैट्स द रीज़न ये पूछा गया था। और हाउ टू आस्क इन फ्यूचर इन एग्जाम विथ रेफरेंस टू जनरेटिव AI इंटेलिजेंस कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है। ऑप्शन ए है इट इज़ ए कैपेबल फॉर जनरेटिंग न्यू कंटेंट इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इमेज एंड कोड बेस्ड ऑन द पेटेंट्स और इज लर्न टू ट्रेनिंग डाटा। ऑप्शन बी है इट रिक्वायर्स कंटेंट ह्यूमन प्रोग्रामिंग फॉर एवरी इंडिविजुअल्स आउटकम इट प्रोसीड्यूर्स। सो ऑप्शन नंबर 1 ओनली सही है, क्योंकि जनरेटिव AI सीखने के बाद खुद से कनेक्ट जनरेट करता है। यूज़र हर आउटपुट के लिए मैनुअल कोडिंग नहीं चाहिए होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 106। तो ये है विच ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड द न्यू इनिशिएटिव्स सच एज भारत विद्या परियोजना बृहत्तर भारत एंड नारी संवर्धन
क्लब। तो ये क्या है? ये ऑप्शन नंबर ए IGNOU हो, या ऑप्शन नंबर बी साहित्य अकेडमी, या ऑप्शन नंबर सी सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग CCRT, या ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। तो ये है ऑप्शन नंबर सी IGNC है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। तो ये क्यों सही है? क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, स्टेबलाइज 1987 में इसमें हाल ही में इंडिया कल्चर, आर्ट और ट्रेडिशन को बचाने और फैलाने के लिए यहाँ 3 बड़े इंस्टीट्यूट शुरू किए हैं। ठीक है, 3 बड़े इंस्टीट्यूट क्या है? भारत विद्या परियोजना, ठीक है, मतलब इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा पर फोकस करता है, और ऑप्शन मतलब दूसरा है बृहत्तर भारत, मतलब इंडिया के ग्लोबल कल्चर लिंक्स, जैसे साउथ ईस्ट और सेंट्रल एशिया के साथ हिस्टोरिकल कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। ठीक है, ऑप्शन। और तीसरा है नारी संवर्ध क्लब, इंडिया पर्सपेक्टिव से वुमेन्स स्टडीज और उनके कल्चर कंट्रीब्यूशंस को डॉक्यूमेंट करता है। अब दूसरा ऑप्शन ए, बी और सी क्यों गलत है? ऑप्शन नंबर ए IGNOU ये एक डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी है जिसका मेन काम डिग्री और एजुकेशन देना है, ना कि कल्चरल प्रोपगेशन के स्पेसिफिक फ्रेमवर्क चलाना। ऑप्शन बी साहित्य अकेडमी, ये सिर्फ लिटरेचर, साहित्य और लैंग्वेज के प्रमोशंस के लिए काम करती है। इसका फोकस वर्चुअल आर्ट्स या ओवररेचिंग नॉलेज सिस्टम पर नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी की बोला था CCRT, ये टीचर्स और स्टूडेंट्स को कल्चर ट्रेनिंग देने का काम करता है, पर यह बड़े स्केल्स के ग्लोबल ह्यूमन इनिशिएटिव इसने शुरू नहीं किए हैं। अब देखो ये मतलब टॉपिक कैसे कहाँ से पूछा गया था, तो ये आर्ट एंड कल्चर इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से पूछा गया था। ये टॉपिक करंट के न्यूज़ में PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पर दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 के दौरान बहुत एक्टिव था, जब IGNCA ने इंडिजीनियस लैंग्वेज और ग्लोबल कल्चरल फुटप्रिंट्स पर सेमिनार ऑर्गेनाइज किए थे। पहले पूछा गया है, तो ये डायरेक्ट तीनों स्कीम्स पहले किसी CDS 102 में नहीं आई थी, पर IGNCA के प्रोजेक्ट जैसे वैदिक हेरिटेज पोर्टल या नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिशंस पर के ऊपर UPSC CDS में लगभग 2 से 3 बार सवाल घुमा फिरा के पूछ चुके हैं। ठीक है, अब लॉजिक और एलिमिनेशन टेक्निक देखो। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता तो स्कीम्स का नाम ध्यान से देखो। भारत विद्या, आर्ट्स कल्चर मतलब नॉलेज। बृहत्तर भारत मतलब ग्रेटर इंडिया कल्चरल हिस्ट्री, और नारी संवध मतलब कि डायलॉग और कल्चर। साहित्य अकेडमी सिर्फ बुक से रिलेटेड है, और IGNOU पढ़ाई से। साहित्य अकेडमी किससे रिलेटेड है? सिर्फ बुक से रिलेटेड है। IGNOU सिर्फ पढ़ाई से, और CCRT बहुत छोटा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। इसने इन तीनों बड़े कल्चरल डोमेन्स को हैंडल करने की कैपेसिटी सिर्फ IGNCA के पास ही दिखती है, क्योंकि इसका मतलब कैनवस बड़ा है। ठीक है, कैनवस बड़ा है इसका। ठीक है, अब देखो ये एग्जाम में कैसे पूछ सकता है, या इन फ्यूचर कैसे पूछ सकता है। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बृहत्तर भारत इंस्टीट्यूट। मतलब ऑप्शन ए, इट इज़ लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये गलत है, क्योंकि इसे किसने किया था? IGNCA मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल का है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 2, इट एम्स टू एक्सप्लोर एंड स्ट्रेंथन इंडियन हिस्टोरिकल कल्चर टाइज विथ साउथ ईस्ट एशिया। ये सही है। ठीक है, ये सही है। अब क्वेश्चन नंबर
107. Which one of the following educational institutions established under the Union Ministry of Culture is promoting to preserve, protect and promote Lord Buddha's teaching and value of love, compassion and non-violence for developing good moral values and practices? Option A, India Institute of Advanced Studies, Simla. Option B, National Council of Education, Research and Training, New Delhi. Option C, Nava Nalanda Mahavira Nalanda. ऑप्शन डी IGNU न्यू दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर सी है नवा नालंदा महावीरा नालंदा। ये क्यों सही है? क्योंकि नवा नालंदा महावीरा ये भारत के नालंदा में ये साहित्य एक डेमिड यूनिवर्सिटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है। इसको 1991 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विज़न से बनाया गया था ताकि पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी को बुद्धिस्ट लेगेसी को रिवाइव किया जा सके। इसका पूरा मैंडेट ही पहली लैंग्वेज और लॉर्ड बुद्धा के टेक्निक्स लव, कंपैशन, नॉन वायलेंस को प्रिजर्व और प्रमोट करना है। ठीक है, तो इसलिए ये सही है। ऑप्शन नंबर ए गलत इसलिए है क्योंकि IIAS शिमला ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है। ये हाई ह्यूमैनिटीज़ सोशल साइंस रिसर्च के लिए है, स्पेसिफिक बुद्धा टेक्निक्स टीचिंग्स के लिए नहीं है। ठीक है, NCERT ऑप्शन नंबर बी क्यों गलत है? क्योंकि ये स्कूल लेवल करिकुलम और बुक्स बनाती है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से डायरेक्ट लेना देना नहीं है। और इग्नू ये ऑप्शन नंबर डी ये जनरल डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये टॉपिक पूछा गया था NCERT हिस्ट्री मतलब एसेंट हिस्ट्री बुद्धिज़्म एंड आर्ट एंड कल्चर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग से। क्या ये मतलब करंट में ये 2023 से 25 के बीच मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कनक्लेव और ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट दिल्ली में करवाया था जिसमें नवा नालंदा महावीरा नोडल पार्टनर था। ठीक है, ये पहले भी पूछा गया है। यस नालंदा और बुद्धिस्ट काउंसिल पर UPSC CDS 2021 और CDS 2023 में कम से कम 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अब लॉजिक टू स्ट्रिक्ट टू एलिमिनेट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंडर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होना चाहिए। NCERT और इग्नू पहले ही एलिमिनेट हो गए क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में है। ठीक है, अब दूसरा लॉर्ड बुद्धास टीचिंग पर फोकस हो तो नालंदा का नाम आते ही दिमाग में डायरेक्ट बुद्धिज़्म आना चाहिए क्योंकि एशियन टाइम में से नालंदा बुद्धिज़्म का सबसे बड़ा हब रहा है। बचे हुए ऑप्शन से डायरेक्ट ऑप्शन सी टिक हो जाएगा। अब हाउ टू आस्क इन फ्यूचर इन एग्जाम तो नवा नालंदा महावीरा रिसेंटली सीन इन न्यूज़ वाज स्टेबलाइज विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्या होगा? रिवाइविंग द एशियन सेट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग एंड प्रमोटिंग रिसर्चिंग इन पाली लैंग्वेज एंड बुद्धिस्ट फिलॉसफी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 108। क्या है? निर्भया फंड। क्या है निर्भया फंड? नॉन लैप्सेबल कॉर्पस फंड which is to be utilized for the project specifically designed to improve the safety and security of women is administered by option A the Ministry of Women and Child Development, option B the Ministry of Home Affairs, option C the Ministry of Finance, option D the Ministry of Education. ऑप्शन नंबर C is right, the Ministry of Finance. ठीक है, ये सही है क्योंकि द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस निर्भया फंड ऑफ 2013 के यूनियन बजट में अनाउंस किया गया था। ये एक नॉन लैप्सेबल मतलब कॉर्पस फंड है, यानी इसका पैसा अगर साल में एंड में खर्च नहीं हुआ तो लैप्स नहीं होगा, अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है,
इस पूरे फंड का एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स DEA करता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए क्यों गलत है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये फंड को एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करती, बल्कि ये नोडल मिनिस्ट्री है जो स्कीम्स को अप्राइज एंड मॉनिटर करती है। एम्पावर कमेटी का हेड सिक्योरिटी होता है, इसलिए लोग जल्दीबाजी में इसको टिक करते हैं और नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट और इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112 जैसे प्रोजेक्ट को की फंड के पैसे से इम्प्लीमेंट करती है, एडमिनिस्टर नहीं करती। ठीक है, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्यों गलत है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका वुमेन सेफ्टी फंड मैनेजमेंट से डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अब ये पूछा गया था इंडियन पॉलिटी इकोनॉमिक गवर्नमेंट फंड्स और वुमेन एम्पावरमेंट से स्कीम से, और ये हाल ही में लेट 2024-25 के PIB रिलीज में निर्भया फंड के यूटिलाइजेशन परसेंटेज लगभग 76% यूज़ होने पर रिपोर्ट आई थी, और मिशन शक्ति के अंडर वन स्टॉप सेंटर्स के एलोकेशन को लेकर काफ़ी न्यूज़ में था। अब ये पहले भी पूछा जा चुका है, तो ये निर्भया फंड UPSC और CDS का फेवरेट टॉपिक है। UPSC सिविल सर्विस 2016-17 में पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, और CDS में भी ये कम से कम 2 बार पूछा जा चुका है। अब UPSC का एक ट्रिक टू एलिमिनेट, अब UPSC का एक थंब रूल याद रखिए, जब भी वर्ड कॉर्पस फंड या फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ होता है तो पैसे की तिजोरी की चाबी हमेशा किसके पास होती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास होती है। हालांकि स्कीम वुमेन्स के लिए है और सिक्योरिटी पुलिस की है, पर फंड का मेन एडमिन नोडल अकाउंटिंग अथॉरिटी हमेशा फाइनेंस मिनिस्ट्री ही होता है। ठीक है, अब हाउ टू आस्क इन फ्यूचर इन एग्ज़ाम, तो कैसे फ्यूचर में एग्ज़ाम में पूछ जा सकता है? Consider the following statements regarding the Nirbhaya fund. Option 1, the fund is non-lapsable, meaning upset balance carry forward to the next financial year. सही है, ठीक है, मतलब आपका जो फंड आपको मिला है साल भर के लिए, वो अगर आपने यूज़ नहीं किया तो अगला साल वो फंड आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो ख़त्म नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर 2, द एम्पावर कमेटी टू अप्राइज प्रोजेक्ट अंडर दिस फंड इज चेयर्ड बाय द सिक्योरिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये गलत है। इट इज़ चेयर्ड बाय द सिक्योरिटी ऑफ MWCD। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ओनली 1 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 109, ये क्या कह रहा है? परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY, तो ये परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY लॉन्च 2015 से 2016 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम टू, ऑप्शन ए मेक्ड एग्रीकल्चर मोर मॉडर्न एंड ग्लोबल कम्पिटिटिव, ऑप्शन बी प्रोवाइड इम्प्रूव access to irrigation and enhance water efficiency, option 3 support promotion of organic farming in the country, option D reduce dependence of agriculture on monsoon. So option number C is right. परंपरागत कृषि विकास योजना सपोर्ट प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द कंट्री सही है। ठीक है, ये क्यों सही है? क्योंकि ये साल 2015-16 में शुरू किया गया था। इस स्कीम का मेन टारगेट देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना, ताकि केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कम हो, सॉइल की मिट्टी की हेल्थ सुधरे और फार्मर्स की इनकम बढ़े। ये स्कीम क्लस्टर बेस्ड मॉडल मतलब PGS इंडिया सर्टिफिकेशंस पर काम करती है। ठीक है, ऑप्शन ए क्यों गलत है? क्योंकि मॉडर्न एंड ग्लोबली कम्पिटिटिव ये जेनरिक ऑब्जेक्टिव है, पर PKVY का कोर फोकस्ड टारगेट ऑर्गेनिक फार्मिंग है। ठीक है, ऑप्शन बी और डी क्यों गलत है? क्योंकि
एरीगेटिंग एंड रिड्यूसिंग मानसून डिपेंडेंस, ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से के हैं, जिनका नारे है हर खेत को पानी और पेड़ ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, पेड़ ड्रॉप मोर क्रॉप, एरीगेशन रिड्यूसिंग मानसून। ठीक है, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का है। ठीक है, इसका क्या है, खेत को पानी और पेड़ ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, इसका है डायलॉग, तो इसलिए ये गलत है। अब देखो ये कहाँ से पूछा गया है, ये पूछा गया है इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर सेक्टर गवर्नमेंट स्कीम्स, सोर्स रमेश सिंह, संजीव वर्मा इकोनॉमी और इंडिया ईयर बुक चैप्टर ऑन एग्रीकल्चर से। ये पहले ऑर्गेनिक फार्मर और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर यूपीएससी और सीडीएस में लगभग 5 से 6 बार सवाल आ चुके हैं। यूपीएससी सीएससी 2018 में पूछा गया था कि परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है, कि पैरामीटर्स क्या है, और 2022 सीडीएस 1 में ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर सवाल पूछा गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्या करंट में था जिसकी वजह से एग्ज़ाम में पूछा गया था? तो जी हाँ, ये करंट में था। 2023 से लेकर 2025 के बीच सरकार ने नेचुरल फार्मिंग को बड़ा पुश किया है और PKVY को सब कंपोनेंट्स के रूप में रक्षरिता कृषि विकास योजना के साथ इंटीग्रेट किया है। बजट 2024-25 में भी नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए 1 करोड़ फार्मर्स को टारगेट करने की अनाउंसमेंट की गई थी। सो दैट्स द रीज़न ये पूछा गया है। अब लॉजिक टू ट्रिक टू सॉल्व इन एग्जाम, स्कीम का नाम ध्यान से पढ़िए। परंपरागत मतलब ट्रेडिशनल तरीके की खेती करने की मतलब क्या होता है, बिना केमिकल स्प्रे या फैक्ट्री मेड यूजेस के। ठीक है, यानी पुराने ज़माने की तरह गोबर और नेचुरल खाद का यूज़ करना, और इसी को मॉडर्न साइंस में ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। बस इस तरह से आप बिना रटे डायरेक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग आंसर कर सकते थे। हाउ टू आस्क इन फ्यूचर इन एग्जाम, तो विथ रेफरेंस टू द प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन 1 है पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम्स सिस्टम्स, PGS इंडिया इज ए क्वालिटी एक्यूरेंस इनिशिएटिव दैट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ऑप्शन B है सिक्किम इज द फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। यस, बोथ आर करेक्ट। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 110। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन क्या है ये? व्हेन डिड द यूनियन गवर्नमेंट स्टेबलाइज ए सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन विद द विजन ऑफ सहकर से समृद्धि? क्या है? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2021। तो ये 2021 में आया था, क्योंकि मोदी के गवर्नमेंट ने जुलाई 2021 में एक नया और सेपरेट मिनिस्ट्री बनाया जिसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन मतलब सहकारिता मंत्रालय। इसका मेन विजन है सहकार से समृद्धि मतलब प्रोस्पेरिटी थ्रू कॉर्पोरेशन। देश के पहले कॉरपोरेशन मिनिस्ट्री अमित शाह, क्या है, कॉरपोरेशन मिनिस्ट्री अमित शाह बने। इस मिनिस्ट्री का काम कॉपरेटिव मूवमेंट जैसे PACS, अमूल, IFFCO, ETC को देश में और मजबूत और डिजिटलाइज करना है। ये ऑप्शन A, B और C क्यों गलत है? 2014, 16 और 18 ये सब फैक्चुअल फिल्टर्स हैं। 2014 में मोदी गवर्नमेंट पहली बार आई थी, पर तब कॉरपोरेटिव डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर ही था। 2021 के कैबिनेट रिशूल में इसे बिल्कुल अलग इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया गया था। ठीक है, अब ये कहाँ से पूछा गया है? तो ये पूछा गया है इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत चैप्टर कॉपरेटिव सोसाइटीज पार्ट 9B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करंट अफेयर ऑफ मिनिस्ट्री से। क्या ये पहले पूछा जा चुका है? तो हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन बनाने के बाद से इस पर 3 से 4 बार सवाल आ चुके हैं।
2000 मतलब 22 में यूपीएससी सीएसई में और CDS 2 2022 में, दोनों में ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूल्स, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 1907 अमेंडमेंट पर डायरेक्ट कोर सवाल पूछे जा चुके हैं। या ये टॉपिक करंट में बना हुआ था? तो जी हाँ, ये टॉपिक पहले 3 सालों से कंस्टिट्यूशनली न्यूज़ में है, क्योंकि सरकार ने सभी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी PACS को डिजिटलाइज करने का बड़ा मिशन चलाया है और नेशनल कोऑपरेटिव डाटाबेस लॉन्च किया है। जनवरी 2025 में नए कोऑपरेटिव मॉडल बायलॉज पर कॉन्फ्रेंस चल रही थी। ठीक है, ट्रिक मतलब लॉजिक टू ट्रिक टू सॉल्व इन एग्ज़ाम। अगर आपको एग्जैक्ट ईयर नहीं याद था तो ये सोचिए कि किस टाइम पर सरकार ने कैबिनेट रेशफली किया था, जिसमें नई मिनिस्ट्रीज़ जैसे जल शक्ति मिनिस्ट्री 2019 में और कॉरपोरेट मिनिस्ट्री के बाद में बनाई गई थी। कोविड-19 पैंडेमिक के ठीक बाद इकोनॉमी को रूरल लेवल पर बूस्ट देने के लिए मिड 2021 में इस नए मटेरियल या घटनाएं हुए थे। ठीक है, अब ये हाउ टू आस्क इन फ्यूचर इन एग्ज़ाम, तो विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड पार्ट 99B रिलेटिंग टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया? ऑप्शन ए है 42 अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 73 या ऑप्शन डी 97। सो ऑप्शन डी 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। ठीक है, अब 111 से टॉपिक मतलब होगा, चर्चा में चलेगा अगले पार्ट में। ठीक है, तो आप जो पार्ट नहीं देखे हैं उसके लिए देख लीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय, जय हिंद।